नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करता है, इन सारी बातों की चर्चा आज की वीडियो में हम करेंगे। एक बिगिनर इन्वेस्टर के रूप में या एक आम आदमी के रूप में म्यूचुअल फंड्स की जो भी जानकारी आपको चाहिए वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। इंडिया का एक कल्चर है, जो भी व्यक्ति जो कुछ भी कमाता है वो अपने फ्यूचर के लिए सेव करता है, अपने खर्चों को कम से कम करता है और सेविंग्स को बढ़ाता है ताकि आगे चल के वो अपने परिवार के लिए एक मकान खड़ा कर सके, अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी कर सके और बच्चों की शादी अच्छी जगह कर सके। इसके साथ साथ आज की जनरेशन में एक और प्रैक्टिस है, जो भी पैसा वो कमाते हैं, अगर मैं सैलरीड की बात करूं तो जैसे ही सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होती है सबसे पहले वो अपने खर्चे निपटाते हैं और जो कुछ भी बचता है उसको सेविंग्स के रूप में जोड़ते हैं, बल्कि इसका उल्टा होना चाहिए। फाइनेंस कहता है कि जो भी आपकी इनकम है, इनकम में सबसे पहले आपको सेविंग्स करनी चाहिए और उसके बाद अपने खर्चों को निकालना चाहिए। दोस्तों, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो काफ़ी लोग सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखने को भी इन्वेस्टमेंट कहते हैं, बल्कि ये बिल्कुल गलत होगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जहां कहीं भी आप अपना पैसा जमा कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर रिटर्न आपको आज की महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन रेट से ऊपर का रिटर्न मिल रहा है तो ही वो आपका इन्वेस्टमेंट है। अगर आप सेविंग्स अकाउंट में अपना पैसा रखते हैं तो आप अपना पैसा लूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेविंग्स अकाउंट में आप 100 रुपये रख रहे हैं तो और आपको सालाना ब्याज उसके ऊपर 4% का मिल रहा है तो अगले साल आपका पैसा 104 रुपये हो जाएगा। लेकिन अगर महंगाई दर 7% की है तो आज की डेट में जो 100 रुपये का सामान है वो अगले साल 107 रुपये का हो जाएगा। जो रिटर्न आपको मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पे वो 3 रुपये कम मिल रहा है। इसका मतलब आप अपना पैसा लूज कर रहे हैं। इंडिया में 3-4 तरीके के इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो बहुत पॉपुलर हैं। सबसे पहले आता है फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी। लोग अपना पैसा बैंकों में जमा रखना चाहते हैं फिक्स डिपॉजिट के रूप में। अगर कोई रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, एक मुश्त पैसा नहीं है, तो वो रिकरिंग डिपॉजिट भी खुलवाता है जिस पर उन्हें एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट का प्रपोजल बैंक देता है। 6%, 7%, 8% तक ये हो सकता है। दूसरा होता है दोस्तों गोल्ड। इंडिया में काफ़ी लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। गोल्ड आगे चल के उनके बच्चों की शादी ब्याह में भी काम आता है और गोल्ड पे उनको रिटर्न्स भी मिलता है। तो अगर हम देखें, इंडिया में काफ़ी ट्रेंड है कि लोग गोल्ड खरीदते हैं और उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा, अगर मैं बात करूं तो स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में काफ़ी लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट जो है काफ़ी रिस्की होता है। इन जनरल अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट में कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उसके ऊपर लोग अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ये हाई रिस्क होता है, पैसा डूब भी सकता है और पैसा में आपको अच्छा रिटर्न मिल भी सकता है। डिपेंड कि शेयर मार्केट कैसा जा रहा है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए भी आपको इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको शेयर मार्केट की जानकारी नहीं है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। चौथा इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों रियल एस्टेट। ये भी एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट है। काफ़ी लोग रियल एस्टेट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ज़मीन लैंड खरीदते हैं या बनी बनाई प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिसको आगे चल के रेंट पे उठा देते हैं और रेंटल इनकम एंजॉय करते हैं। लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बहुत बड़े कैपिटल की ज़रूरत होती है। ज़मीन होती है वो 1 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ तक की ज़मीन हो सकती है। तो इसके लिए भी एक मुश्त पैसा होता है। बैंक सीधे लैंड, सिर्फ लैंड खरीदने के लिए, अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है तो लैंड खरीदने के लिए लोन भी नहीं देते हैं। और इसके लिए अगर आपके पास पैसा रखा हुआ है तो वो रखे हुए पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगेन ये इन्वेस्टमेंट जो होता है इसके लिए काफ़ी बड़ा कैपिटल यानी काफ़ी मोटे पैसे की ज़रूरत होती है। दोस्तों, जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। पहला टाइम, दूसरा रिस्क और तीसरा रिटर्न। मतलब आप कोई भी अपना पैसा जब जमा कर रहे हैं, जितना भी पैसा है उसको जमा कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि वो पैसा आप कितने दिन तक जमा करना चाहते हैं, कितने दिन तक उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दूसरा, उसमें कितना रिटर्न आपको मिल रहा है। तीसरा, कितना रिस्क इन्वॉल्व है। इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। कौन से इन्वेस्टमेंट्स अच्छे होते हैं, कौन से इन्वेस्टमेंट्स बुरे होते हैं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क एपिटाइटी कितनी है।
रिस्क एपिटाइटी के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, आपकी एनुअल इनकम, उसके साथ साथ आपका एज और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब मिला के ही रिस्क एपिटाइटी जो है उसका आकलन किया जाता है। आप हाई रिस्क ले सकते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा भी हो सकता है। आप रिस्क नहीं चाहते हैं, लो रिस्क चाहते हैं, वहाँ पर आप ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहाँ पर लो रिस्क हो, तो वो आप चूज कर सकते हैं। डिपेंड कि आपको कितना रिस्क लेना है, आपकी रिस्क एपिटाइटी कितनी है, इसके ऊपर ही पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है। तो इन्वेस्टमेंट कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता है। फिर भी हम अगर इन्वेस्टमेंट वाइज रिस्क की बात करें तो अगर हम फिक्स डिपॉजिट की बात करेंगे तो फिक्स डिपॉजिट में रिस्क कंपैरेटिवली लो होता है। बिल्कुल ज़ीरो तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, लेकिन लो होता है और इसमें लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, राइट। एक कहावत है स्टॉक मार्केट की, हाई रिस्क हाई रिटर्न। सो जितना ज़्यादा रिस्क होता है, इन्वॉल्व होता है, उतना ही अच्छा रिटर्न भी होता है। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड को फाइनेंस में एक डेड इन्वेस्टमेंट के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसके रिटर्न बहुत अच्छे नहीं होते हैं और गोल्ड में पैसा आपका जो है वो बंध जाता है, राइट। आपको आपके पास एक कमोडिटी आ जाती है, एक सामान आ जाता है गोल्ड के रूप में जो आप अपने पास रखते हो, जिसका इस्तेमाल कभी कभार ही आप शायद करते होगे। उसके अलावा अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट का भी जो रिस्क है वो एक तरीके से देखें, अगर हम सही जानकारी के थ्रू या प्रॉपर अथॉरिटी के थ्रू आप ले रहे हैं कोई ज़मीन, कोई प्रॉपर्टी, जैसे डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, नगर निगम होती है, इनके थ्रू अगर आप प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं, कोई रिनाउंड बिल्डर्स हैं उनके थ्रू अगर प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं, तो जो है रिस्क वो कम होता है। रिटर्न्स अच्छे होते हैं, लेकिन इसमें भी आपका पैसा फंस जाता है। फंसने का मतलब एक टर्म होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी अगर हमारे इन्वेस्टमेंट्स में ज़्यादा है तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि हम कभी भी उस पैसे को लिक्विडेट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लिक्विडेट का मतलब किसी भी इन्वेस्टमेंट को, किसी भी पैसे को आप कैश में कन्वर्ट करा दें, उसे हम लिक्विडिटी कहते हैं। दोस्तों, फाइनेंस में एक रूल है, जब भी हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो हमें हमेशा डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट का मतलब अगर हमारे पास एक मुश्त पैसा है या फिर हम रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अलग अलग कैटेगरी में रिस्क वाइज डिवाइड होने चाहिए। कुछ पैसा हम एफडी में रख सकते हैं, कुछ पैसा हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ पैसा हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हर जगह पर हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि अगर कहीं पर भी लॉस के चांसेस ज़्यादा हो तो जहाँ से हमें रिटर्न अच्छा मिल रहा है तो वो बैलेंस हो जाता है। तो इसलिए डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट की सलाह दी जाती है। एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझता हूँ। लेट्स से कि आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और आपके जेब में 5,000 रुपये हैं। अगर वो 5,000 रुपये आपने अपनी एक ही पॉकेट में रखे, रात में सोते समय अगर आप कोई चोर आपकी पॉकेट काट के वो पैसा जाना चाह रहा है तो वो एक साथ आपका पैसा चोरी कर सकता है। लेकिन अगर वही पैसे अलग अलग जगह पर रखे हैं, जब चोरी होगी तो कम से कम चांसेस होंगे आपको लॉस होने के लिए। इसीलिए डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स एक स्पेशल कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट होता है, जहां पर आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा के एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेसिकली एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, आप अपना पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपके फंड्स को मैनेज करती है। इसके लिए उनके पास अपने एक्सपर्ट्स होते हैं, जिन्हें फंड मैनेजर कहते हैं। फंड मैनेजर्स आपके पैसों को, जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं, आपकी तरह और भी लोग अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं। कलेक्टिवली आप लोगों का पैसा ये अलग अलग कंपनीज में या अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपका रिस्क बैलेंस होता है और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स आने के चांसेस होते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आपको जो भी रिटर्न्स मिलते हैं, उन रिटर्न्स का कुछ हिस्सा एसेट मैनेजमेंट कंपनी एज ए चार्जेस काट लेती है। वो 1%, 2% हो सकता है। बाकी के रिटर्न्स आपको वापस मिल जाते हैं। ये कुछ लिस्ट है जो आप देख सकते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड्स निकालती है। किस म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क है, आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, ये सब डिपेंड करता है
आप इन्वेस्टमेंट किस तरह के म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स में आपको रिटर्न्स 4% से लेकर 30% तक मिल सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स हाई रिस्क, लो रिस्क या मीडियम रिस्क हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में बैठे फंड मैनेजर्स आपके पैसों को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनकी 3 कैटेगरी होती है: इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स और हाइब्रिड फंड्स। तो इक्विटी फंड्स की बात करते हैं, इनमें भी 3 अलग अलग कैटेगरीज होती हैं: लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। इक्विटी फंड्स की अगर बात करें तो इसमें हाई रिस्क होता है और हाई रिटर्न भी होता है, मतलब आपके पैसे को डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। इनके भी अलग अलग फंड्स होते हैं, जैसे इसमें पहला फंड होता है लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप इक्विटी फंड्स। लार्ज कैप में जो बड़ी कंपनीज लिस्टेड होती हैं एनईएफटी के साथ वो आती हैं, स्मॉल कैप्स में छोटी कंपनीज आती हैं और मिड कैप्स में मीडियम रेंज की कंपनीज आती हैं। इक्विटी फंड में दूसरा होता है डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स। इसमें आपके पैसों को स्प्रेड आउट करके थोड़े थोड़े कुछ पैसा लार्ज कैप की कंपनीज में, कुछ पैसा स्मॉल कैप, कुछ पैसा मीडियम कैप कंपनीज में लगा दिया जाता है, जिससे आपका जो रिस्क है वो भी स्प्रेड आउट हो जाता है। इक्विटी फंड्स में जो थर्ड टाइप ऑफ फंड्स होते हैं वो होते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम, ELSS। इसमें इन्वेस्ट करने पर आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक हो जाता है और उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसमें आपको 1.5 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स जो है वो आप बचा सकते हैं। इसी में चौथी जो टाइप ऑफ फंड्स होते हैं वो होते हैं सेक्टर म्यूचुअल फंड्स। बेसिकली कंपनीज के अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अलग होता है, बैंकिंग सेक्टर अलग होता है, एग्रीकल्चरल सेक्टर अलग होता है। तो उस पर्टिकुलर सेक्टर में जो भी कंपनीज होती हैं उनके ऊपर वो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। ये सब फंड मैनेजर इन्वेस्ट करते हैं। इसमें भी रिस्क थोड़ा सा अगर हम कंपेयर करें तो ज़्यादा होता है। पांचवी अगर हम टाइप ऑफ फंड्स की बात करें तो जो 5वां फंड होता है वो होता है इंडेक्स फंड्स। ये बेसिकली पैसिवली मैनेज्ड फंड होता है। इसमें कोई भी फंड मैनेजर नहीं होता है जो आपके पैसे को मैनेज करे। ये इसमें जो भी रिटर्न्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं निफ्टी और सेंसेक्स कैसा काम कर रहा है। अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। अगर मतलब शेयर मार्केट की अगर बात करें तो शेयर मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो आपको रिटर्न्स वो बहुत खराब मिलेंगे। शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है इंडेक्स फंड्स में कि आपको कोई फंड मैनेजर इस पैसे को मैनेज नहीं कर रहा है। पहली कैटेगरी की हमने बात कर ली इक्विटी फंड्स की। अब हम आते हैं दूसरी कैटेगरी पे, डेट फंड्स। डेट फंड्स बेसिकली इसमें जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं, आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में। ये क्या होते हैं डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स में रिस्क भी कम होता है और रिटर्न्स भी कम होता है। इसे हम कह सकते हैं लो रिस्क और लो रिटर्न। अब इसमें किस किस तरीके के जो फंड्स होते हैं उसकी हम बात कर लें। पहला होता है लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स का बेसिकली अगर आप लिक्विड की डेफिनेशन देखो फाइनेंस में, तो लिक्विड का मतलब होता है कोई भी इन्वेस्टमेंट जो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम लिक्विड कहते हैं। तो ये ऐसे फंड्स होते हैं जिन फंड्स को आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो जब भी आपको इमरजेंसी में इन पैसों की जरूरत होती है। दूसरे होते हैं गिल्ड फंड्स। गिल्ड फंड्स बेसिकली यहाँ पर जो भी पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाता है वो गवर्नमेंट इशूड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाता है, यानी गवर्नमेंट आपसे बोरो करती है बॉन्ड्स के रूप में पैसा और वो आपको एक फिक्स्ड रिटर्न के रूप में पैसा रिटर्न करती है। तीसरा होता है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स। ये बेसिकली एक कह लीजिए फिक्स्ड डिपॉजिट का अल्टरनेटिव होता है। जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट में एक निश्चित समय के लिए पैसा आप इन्वेस्ट करते हो और वहां पर आपको एक निश्चित रिटर्न मिलता है। इसी तरह आप फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो जिसमें आपको 6%, 7%, कभी कभी 7.5% तक का भी रिटर्न आपको मिल सकता है और ये रिटर्न लगभग निश्चित रहता है। इक्विटी फंड्स की हमने बात कर ली, डेट फंड्स की बात कर ली। अब बात करते हैं हम हाइब्रिड फंड्स की। हाइब्रिड फंड्स बेसिकली इनको बैलेंस फंड्स भी कहते हैं। ये डेट्स और इक्विटी फंड्स का एक कॉम्बिनेशन होता है।
अगर आपका पैसा 70% डेट फंड्स में और 30% इक्विटी फंड्स में लगा है फॉर एग्जांपल, तो इसे हम बैलेंस्ड सेविंग्स फंड्स कहते हैं। लेकिन अगर यही रेशियो उल्टा हो जाता है, 30% डेट्स में और 70% इक्विटी में लगा होता है, तो ये बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स कहलाता है। ये 3 अलग अलग कैटेगरीज होती है म्यूचुअल फंड्स की, जिसकी हमने बात की। एक बार रिपीट कर लेते हैं: इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स एंड हाइब्रिड फंड्स। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की एडवांटेजेस की। क्या क्या एडवांटेजेस हैं अगर आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो? दोस्तों, पहला एडवांटेज है कि अगर आपको कोई भी जानकारी नहीं है तो आप बेसिकली और रिटर्न्स आप अच्छा चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड्स की तरफ जरूर जाइए, जिसके लिए आपको कोई भी मार्केट की या इन्वेस्टमेंट्स की जानकारी की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपना पैसा सीधा सीधा म्यूचुअल फंड कंपनीज में यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में देते हैं और वहाँ बैठे फंड मैनेजर्स आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा एडवांटेज होता है, ये बेसिकली कह लीजिए डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स होता है। आपका पैसा अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट किया जाता है, बेसिकली आपके रिस्क को स्प्रेड आउट कर दिया जाता है। तो डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स होने के कारण आपको आपका रिस्क जो है वो कंपैरेटिवली लो हो जाता है। तीसरा, ये अफोर्डेबल भी होते हैं। आप एक मुश्त पैसा अगर आपके पास है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप मंथली एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के थ्रू भी अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी आप 500 रुपए से भी चालू कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये थी जानकारी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। उम्मीद है आपको ये जानकारी इस वीडियो में पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।